नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ चलने वाली एक और जबरदस्त ताकतवर व्यवस्था की। मैं बात कर रही हूँ कोचिंग इंडस्ट्री की। ये सिर्फ कुछ ट्यूशन सेंटर्स नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है जो करोड़ों भारतीयों के सपनों और उनके भविष्य को एक नई दिशा दे रही है। तो चलिए सीधे आंकड़ों से ही शुरुआत करते हैं। साल 2028 तक भारत की कोचिंग इंडस्ट्री का बाजार 1.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, जरा सोचिए, ये आंकड़ा इस इंडस्ट्री के विशाल आर्थिक पैमाने को दिखाता है। मतलब ये देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। और ये बात इस इंडस्ट्री की नींव को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। जब करोड़ों लोग एक ही रेस में दौड़ रहे हों, तो ये सिर्फ पढ़ाई नहीं रह जाती, ये एक नेशनल जुनून बन जाता है। और बस यही जुनून इस बहुत बड़े बाजार को चलाता है। तो आज हम इन्हीं 5 पॉइंट्स के जरिए इस पेचीदा विषय की परतें खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंडस्ट्री आखिर काम कैसे करती है, इसकी इतनी तेज रफ्तार के पीछे की वजह क्या है, और सबसे जरूरी, इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत के पूरे एजुकेशन मार्केट में इस कोचिंग सेक्टर की जगह कहाँ है, इसकी हैसियत क्या है। ये चार्ट देखिए। पहली नज़र में आपको शायद लगेगा कि कोचिंग का हिस्सा तो छोटा है, लेकिन जरा रुकिए, अगर हम सिर्फ करिकुलम और टेस्ट प्रेप को जोड़ दें तो ये लगभग 23% बनता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और खास बाजार है जो हमारे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के बिल्कुल बाहर उसके समानांतर चल रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस इंडस्ट्री में इतनी जबरदस्त ग्रोथ आखिर हो क्यों रही है। इसका जवाब आपको भारत की आर्थिक और सामाजिक हकीकत में मिलेगा। इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। टेस्ट पेप का बाजार लगातार 13 से 14% की दर से बढ़ा है। आपको पता है, ये ग्रोथ रेट कई सालों तक भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से भी ज्यादा रही है। इससे साफ पता चलता है कि ये जो सपनों की अर्थव्यवस्था है ना, वो देश की मुख्य अर्थव्यवस्था से भी तेज दौड़ रही है। इस तेजी के पीछे कोई एक वजह नहीं है। इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं। एक तरफ परिवारों की आमदनी बढ़ रही है और वो पढ़ाई पर ज्यादा खर्च करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ भारत की विशाल युवा आबादी है, लेकिन अच्छे कॉलेजों में सीटें बहुत ही कम हैं। और इन सब के ऊपर 15% की युवा बेरोजगारी दर, जो हर किसी को बेहतर नौकरी की दौड़ में बने रहने के लिए मजबूर कर रही है। इस इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक टूर्नामेंट की तरह देखना। एक ऐसा खेल जिसमें दांव बहुत ऊंचे हैं और जीतने वाले बहुत कम। तो ये टूर्नामेंट बिजनेस होता क्या है? सोचिए, एक ऐसा सिस्टम है जहां लाखों लोग कुछ हजार सीटों के लिए लड़ रहे हैं। इसे जीरो सम गेम भी कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि किसी एक की जीत कई दूसरों की हार पर टिकी होती है, क्योंकि सीटें तो उतनी ही हैं। और इस पूरे खेल में असली फायदा किसे होता है? ज्यादातर बार आयोजकों को, मतलब कोचिंग सेंटर्स को। अब इन आंकड़ों को देखिए, ये असलियत है। जेई में सफलता की दर सिर्फ 1%, नीट में 4% और सरकारी नौकरियों में तो 0.1% से भी कम। ये नंबर साफ साफ बताते हैं कि जीतना कितना मुश्किल है। और यही मुश्किल, यही डर उस प्रोडक्ट को बेचता है जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव एज, यानी दूसरों से थोड़ा सा आगे निकलने का एक मौका। चलिए अब इस टूर्नामेंट के बिजनेस मॉडल से थोड़ा हटकर इसके सामाजिक और इंसानी पहलुओं पर ध्यान देते हैं, खासकर इस बात पर कि ये अलग अलग आर्थिक बैकग्राउंड के लोगों पर कैसे असर डालता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये इस तरफ इशारा करता है कि किसी राज्य की आर्थिक हालत का सीधा रिश्ता वहाँ के युवाओं के सपनों और उनके करियर की पसंद से है। और डेटा भी यही कहानी बताता है। जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, वहां परीक्षा देने वालों की संख्या हर साल 8 से 10% कम हो रही है। शायद वहां के युवाओं के पास दूसरे बेहतर विकल्प हैं। और वहीं दूसरी तरफ कम आय वाले राज्यों और छोटे शहरों में कोचिंग की मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि वहां इसे सामाजिक और आर्थिक तौर पर ऊपर उठने का सबसे मजबूत जरिया माना जाता है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हकीकत शहरों का भूगोल बदल रही है। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे इलाके तो पूरी तरह से परीक्षा की तैयारी के आसपास बनी एक अर्थव्यवस्था में बदल गए हैं, जहां हर गली में पोस्टर और हॉस्टल ही दिखते हैं। ये जगह कोचिंग हब नहीं, बल्कि सपनों के केंद्र बन गई हैं। और इस सपने को पूरा करने की कीमत बहुत बड़ी है। कोचिंग की फीस 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक हो सकती है।
ज्यादातर भारतीय परिवारों के लिए ये एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ है। कई परिवार अपनी पूरी जिंदगी की बचत लगा देते हैं या कर्ज तक ले लेते हैं, सिर्फ इस एक उम्मीद पर कि उनका ये निवेश सफल होगा। जब कोई क्षेत्र इतना तेजी से बढ़ता है और इतना असरदार हो जाता है, तो जाहिर है पॉलिसी बनाने वालों का ध्यान इस पर जाता है और अब इसे रेगुलेट करने यानी नियमों के दायरे में लाने की मांग तेज हो रही है। तो असल मुद्दा ये है कि ये सेक्टर अब भी काफी हद तक अनियमित है। इसका नतीजा क्या है? क्वालिटी में बहुत फर्क, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भयानक दबाव और अपनी सफलता दर के बारे में भ्रामक विज्ञापन, ये सारी बड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स कुछ ठोस सुधारों की बात कर रहे हैं, जैसे कि फीस को कंट्रोल करना ताकि ये सबकी पहुंच में हो, विज्ञापनों में पूरी पारदर्शिता लाना, क्वालिटी के स्टैंडर्ड तय करना और सबसे जरूरी, छात्रों के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट को अनिवार्य बनाना। जैसा कि डॉक्टर अनिल सहस्रबुद्धे कहते हैं, कोचिंग अब एक समानांतर शिक्षा प्रणाली बन चुकी है और किसी भी सिस्टम की तरह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए इसे जवाबदेह बनाना ही होगा। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसे सिस्टम में जहां लाखों लोग एक ऐसे टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हों जहां जीत कुछ ही लोगों की होनी है, तो इसकी अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? कोचिंग सेंटरों की, सरकार की, या फिर एक समाज के तौर पर हमारी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।